हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन। आप सभी का शॉर्ट एंड स्वीट केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। हम अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 23 के अंदर हम फॉलोइंग टॉपिक को स्टडी करेंगे। हमारा मेजर टॉपिक रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन, या इसे और भी नाम से जानते हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन टू टाइप की रहती है। फर्स्ट टाइप है आपका इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, या इनर स्फीयर मैकेनिज्म के नाम से आप इसे जानते हैं। शॉर्ट नाम है ISM। और अदर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, OSM। दोनों को इफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इनर स्फीयर मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की हम स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 मार्क का एक पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है। तो सभी व्यूअर जो नए हैं या पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा या ईमेल के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि लेक्चर 22 के अंदर हमने कौन से टॉपिक स्टडी किए थे। तो लेक्चर 22 के अंदर हमने स्टडी किया था लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, और उसमें भी हमने स्टडी किया था, उसके सब टॉपिक थे कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम सेकंड, जो कि स्क्वायर प्लानर के रूप में रहते हैं, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर की स्टडी की। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांस इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो जिन व्यूअर में ने लेक्चर नंबर 22 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 22 को देखेंगे। एंड देन आफ्टर हम अपने प्रेजेंट लेक्चर के ऊपर आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सभी जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। तो चलिए हम अपने आज के मेन टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन के स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 4 मार्क के अंदर। तो रेडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले 2 टाइप्स की रहती है आपकी। एक रहता है इनर स्फीयर मैकेनिज्म और एक आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। रेडॉक्स रिएक्शन में होता है क्या कि आपके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है 1 कॉम्प्लेक्स टू 2 सेकंड कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं। जनरली रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो रहता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिमुलटेनियस प्रोसेस, यानी एक साथ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। एक कॉम्प्लेक्स का आपका रहेगा ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वाले का रहेगा रिडक्शन, इसलिए इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक ही टाइम कॉम्प्लेक्स A से कॉम्प्लेक्स B के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें 2 टाइप के आपके एजेंट वर्ड हम यूज करते हैं, यानी एक कॉम्प्लेक्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, सेकंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो सेकंड कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो ऐसे एजेंट को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद का उनका होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? जो दूसरे कॉम्प्लेक्स को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद का क्या होगा? उनका रिडक्शन होगा। तो देखिए, अब अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को वो रिड्यूस करेगा और खुद का उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा। तो कॉम्प्लेक्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ये एलिमिनेट करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। और सेकंड, अगर ये वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करेगा? दूसरे कॉम्प्लेक्स को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स विच गेन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस टाइप से हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये हमने देखा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन का जनरल एग्जांपल। एक कॉम्प्लेक्स है Fe स्टार CN6 4-। हमने ये स्टार इसको लेबल किया क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स आपके सेम मेटल के कॉम्प्लेक्स है। ये सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है।
तो Fe स्टार CN6 4- चार्ज है इसके ऊपर, और सेकंड कॉम्प्लेक्स है Fe CN6 3- चार्ज है इसके ऊपर। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स, इसे हम नाम देते थे कॉम्प्लेक्स, सपोज कीजिए A है, दिस वन है आपका B। तो कॉम्प्लेक्स A है वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये किसे रिड्यूस करेगा? कॉम्प्लेक्स A कॉम्प्लेक्स B को रिड्यूस करेगा। और कॉम्प्लेक्स B आपका वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये किसका ऑक्सीडाइजेशन करेगा? कॉम्प्लेक्स A का ऑक्सीडाइजेशन करेगा। तो फिर रिएक्शन होने के बाद क्या होगी? अब कॉम्प्लेक्स A रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका खुद का रहेगा ऑक्सीडेशन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से एलिमिनेट होगा। तो अभी जो 4- चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होने के कारण या लॉस होने के कारण कितना चार्ज हो जाएगा? एक कम कर दीजिए तो -3 चार्ज हो जाएगा। देखिए इधर दिस वन -3 चार्ज। और सेकंड कॉम्प्लेक्स B है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जो -3 चार्ज है वो एक चार्ज और बढ़ के -4 हो जाएगा। तो ये देखिए -4 दिस वन। तो इस टाइप से रेडॉक्स रिएक्शन काम करती है। अब मेन इंपॉर्टेंट आपका है कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की रहती है? तो रेडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप की रहती है। इनर स्फीयर मैकेनिज्म, पहला है इनर स्फीयर मैकेनिज्म, और सेकंड है इसका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो हम पहले स्टडी करते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे, और हर एक पॉइंट से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से स्टडी करना। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यह है कि इनर स्फीयर मैकेनिज्म, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे ISM, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ब्रिजिंग के थ्रू होता है। मीन्स एक कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड दो कॉम्प्लेक्स के बीच में ब्रिज फॉर्म करता है और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे। एक कॉम्प्लेक्स को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स नाम देंगे, और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स रहेगा उसके अंदर ब्रिजिंग लिगेंड इंक्लूड रहेंगे। कौन कौन से ब्रिजिंग लिगेंड रहेंगे? लाइक हैलोजन से क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या हाइड्रोक्सो, या एजाइड, या फ्लोरो, या एसीटेट, या फिर पायराजिन। ये सारे आपके ब्रिजिंग मोड के ऊपर एग्जिस्ट हो सकते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स में रहेंगे? ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स में। और इनर्ट कॉम्प्लेक्स की CFAE एक वर्ड है, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। CFAE इनर्ट कॉम्प्लेक्स की हमेशा लो रहेगी कंपेयर टू आपके लेबाइल कॉम्प्लेक्स से। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स को और क्या बोलते हैं हम? नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। तो इसकी CFAE लोअर रहेगी लेबाइल कॉम्प्लेक्स से। ओके, सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, इनर्ट कॉम्प्लेक्स को हम नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसका खुद के कॉम्प्लेक्स का इसमें होता है रिडक्शन, यानी एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करते हैं। और जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो एक्ट एज ए रिडक्टेंट, यानी ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद का इनका ऑक्सीडेशन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करते हैं। फिर आपका पॉइंट, तीसरा नंबर का पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज वेल एज लिगेंड ट्रांसफर इसके अंदर परफॉर्म होता है। मीन्स एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर होता है और लिगेंड का भी ट्रांसफर होता है। फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू ब्रिजिंग मोड, यानी कि सबसे पहले दोनों कॉम्प्लेक्स आपके इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर जो ब्रिजिंग मोड के लिगेंड है वो एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो भी क्या रहता है? इनर्ट टाइप में रहते हैं या नॉन लेबाइल आपके रहते हैं। तो ये भी आपका याद रखना है कि इंटरमीडिएट किस टाइप के रहते हैं? आपके इनर्ट टाइप में रहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है आपका कि इनर स्फीयर मैकेनिज्म में जो रिएक्शन है वो किस टाइप की? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहती है। तो हमेशा याद रखिए ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म में कैसी रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर। ये पूछा जाता है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन के अंदर। सेवंथ पॉइंट है आपका, इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म लेबाइल कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड टू इनर्ट कॉम्प्लेक्स एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड टू लेबाइल। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आपस में इनकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है आफ्टर द रिएक्शन। तो इसे भी हमें याद रखना है। इन ISM लेबाइल कॉम्प्लेक्स किसमें चेंज हो रहे हैं? इनर्ट के अंदर,
और इनर्ट कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हो रहे हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है पॉइंट नंबर, वो देख लेते हैं। ये है आपका अब इनर स्फीयर मैकेनिज्म की स्टेप्स हम देखते हैं। स्टेप्स कितने स्टेप्स रहते हैं इसके अंदर, टोटल 4 स्टेप रहेंगे। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बाय लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स आपस में मिल करके एक ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे और H2O किसी एक कॉम्प्लेक्स में से रिलीज होगा या एलिमिनेट होगा। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला स्टेप इसमें कहलाती है RDS स्टेप, मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये हमेशा रहती है स्लो स्टेप। तो RDS स्टेप कौन सी रहेगी, इसे आपको याद रखना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका रहता है सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेप नंबर 3, डिसोसिएशन ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड। यानी स्टेप 3 में ब्रिजिंग लिगेंड का डिसोसिएशन होता है और लिगेंड का ट्रांसफर भी होता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स से सेकेंड कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जाता है। स्टेप 4 हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करवाना है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जांपल है हमारे पास, एक दो कॉम्प्लेक्स आपके दे रखे, एक कोबाल्ट NH35Cl 2+ चार्ज एंड क्रोमियम H2O6 2+ चार्ज। ओके, अब दोनों ही कॉम्प्लेक्स में अब देख लेते हैं कि कौन इनर्ट रहेगा, कौन आपका लेबाइल रहेगा। तो उसके लिए हमने पहला आपको मेथड बताया था कि उसकी आपको फाइंड अप करनी पड़ती है CFAE, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये कैसे फाइंड करते हैं, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर पिरामिडल माइनस करना पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, करस्पॉन्डिंग ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसके द्वारा आप CFAE फाइंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। इसके ऊपर बेस्ड हमने प्रीवियस लेक्चर बनाया है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे देख लीजिए। तो ये आएगा आपका +6.57 DQ, और जो क्रोमियम सेकेंड कॉम्प्लेक्स D4 रहेगा आपका हाई स्पिन, उसके लिए क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी आएगा -3.14 DQ। तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो आपका रहेगा लेबाइल को शो करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, लेबाइल, और जो पॉजिटिव पोर्शन है तो वो आपका रहेगा नॉन लेबाइल। तो कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेगा D6 लो स्पिन, यानी इनर्ट कॉम्प्लेक्स रहेगा। वर्क एज ऑक्सीडेंट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी इनर्ट कॉम्प्लेक्स है ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं, मीन्स इनका ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद का रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आपका सेकंड पोर्शन देखते हैं, क्रोमियम सेकंड D4 स्टेट हाई स्पिन लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, वर्क एज रिडक्टेंट, यानी दूसरे कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये काम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले स्टेप में क्या होगा, दिस वन स्टेप नंबर 4, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड बाय, और क्या करेगा, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ H2O। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजिंग एंड लॉस ऑफ H2O, एक H2O का लॉस होगा। देखिए किस टाइप से हो रहा है वो भी देख लेते हैं। दिस वन देखिए, ये आपने देखा, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट भी कैसा होगा, नॉन लेबाइल होगा या इनर्ट होगा। ठीक है, तो ये इनर्ट नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स आपका इंटरमीडिएट कहलाता है। तो यहां पे लिखिए इंटरमीडिएट है ये आपका इंटरमीडिएट। ओके, तो इंटरमीडिएट, इसके ऊपर कितना चार्ज रहता है, 4+। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज एंड सेकेंड वाले के ऊपर चार्ज, दोनों को हम ऐड कर देते तो 4+ आ जाएगा। ये देख लेते हैं हम। ओके, ये देखिए +2 चार्ज एंड +2 चार्ज कितने हो गए, +4 चार्ज। पहला वाला जो था उसके अंदर एक ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है, क्लोराइड, तो वो ब्रिज के ऊपर आ जाएगा, दिस वन ब्रिजिंग के ऊपर। अब क्या था, सेकंड वाले के अंदर H2O मॉलिक्यूल थे, तो एक मॉलिक्यूल इसका एलिमिनेट होता है, तो पहले जो 6 थे अब यहाँ पे कितने हो गए, 5। तो इस टाइप से आपके पास क्या बन गया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स आपके पास बन गया। इसे देख लेते हैं स्क्रीन फिट करके। ओके, अब देखिए, अब सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन रहेगी, जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां होगा, रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडेंट के बीच में होगा। ओके, यानी कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स टू नॉन लेबाइल, यानी कि क्रोमियम वाले से कोबाल्ट वाले के बीच में। तो जो पहले क्रोमियम आपका D4 स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, D3 में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि अभी ये किस पोजीशन में है, ये आपका है D3 और ये था आपका D6। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। अब क्या होगा, ये पोर्शन जो क्रोमियम का है वो एक कम कर दीजिए, तो D4 हो गया, D4 से D3 में कन्वर्ट हो गया और सेकंड पोर्शन किस में आ गया, D7 में, जो कि पहले 6 था। तो ये भी आपका कैसा रहेगा, अभी इनर्ट है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 के अंदर डिसोसिएशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। तो अब जो पहले ब्रिजिंग लिगेंड कोबाल्ट के साथ था, इस पोर्शन कोबाल्ट के साथ था, अब डिसोसिएट होते समय ये किसके साथ चला जाएगा, क्रोमियम के साथ। तो चलिए डिसोसिएट कर दीजिए। तो ये देखिए डिसोसिएट होने के बाद ये किसके साथ चला गया, तो ये आ गया आपके पास क्रोमियम क्लोराइड H2O5 2+, और ये जो इसका डीकॉन्फ्लिगेशन है D3 रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो D3 आएगा, लो स्पिन। अब ये हो गया आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। और सेकंड पोर्शन क्या बना इसका, कोबाल्ट NH3 2+ चार्ज। इसका हमने 4th स्टेप के अंदर हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस कराने पे सारे के सारे NH3 लिगेंड एक्सचेंज हो जाएंगे एक्वा लिगेंड से, H2O6 2+। इसके पास आपका लास्ट कॉम्प्लेक्स आएगा या प्रोडक्ट आएगा। इसमें कोबाल्ट सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में डीकॉन्फ्लिगेशन D7 रहेगा, हाई स्पिन, और ये आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज हो जाएगा। जो पहले इनर्ट था वो अब क्या बन गया, लेबाइल, और जो पहले लेबाइल था वो बन गया अब इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप से हमने देखा कि इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू। स्लाइड को ऊपर लेते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन आपको क्या देखने को मिली, ओवरऑल रिएक्शन थी, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसकी रिएक्शन हो रही थी क्रोमियम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स से। इनर स्फीयर मैकेनिज्म परफॉर्म हुई, तो कोबाल्ट सेकंड ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हुआ एंड क्रोमियम थर्ड ऑक्सीडेशन के अंदर कन्वर्ट हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेक प्लेस हुआ, कहां से, क्रोमियम टू कोबाल्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ इनर स्फीयर मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जनरल स्टेटमेंट टाइप के या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से फैक्टर है उनको सबसे पहले एक बार रीड कर लेते, फिर वन बाय वन इनकी डेफिनेशन से स्टडी करेंगे। पहला फैक्टर आपका रहता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ लिगेंड, यानी कि जो भी लिगेंड्स है, ब्रिजिंग लिगेंड या अदर लिगेंड, उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी है। एक ब्रिजिंग लिगेंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज, यानी बेसिसिटी, यानी डोनर कैरेक्टर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का, तो उस समय रेट ऑफ आईएसएन आपका इंक्रीज रहता है। सेकंड इसका जो फैक्टर है वो है कॉन्जुगेशन इन ब्रिजिंग लिगेंड। इफ कॉन्जुगेशन इन ब्रिजिंग लिगेंड इंक्रीज, रेट ऑफ इनर स्फीयर मैकेनिज्म आल्सो इंक्रीज। फिर आपका है थर्ड पोर्शन या थर्ड पॉइंट है आपका ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। नॉर्मली क्या रहता है कि आईएसएम के अंदर दो टाइप के प्रोसेस आपके होते हैं। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लस लिगेंड ट्रांसफर। ओके, अगर आपका ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होवे तो वो रिएक्शन फास्ट रहेगी। ठीक है, तो यही बोला हुआ है कि ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इन सम आईएसएम रिएक्शन ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर एंड लिगेंड डज नॉट ट्रांसफर, एंड रेट क्या रहेगी इसकी, रेट इसकी रहेगी नॉर्मल कंडीशन से फास्ट। फोर्थ पॉइंट है आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसकी भी रेट आपको फास्ट रहने वाली है। ठीक है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स या फिफ्थ पॉइंट है आपका रिमोट अटैक। रिमोट अटैक में क्या रहता है, आपके ब्रिजिंग मोड के ऊपर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट एट द ब्रिजिंग, सो दैट रिमोट अटैक। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे बाय एग्जांपल के थ्रू। सिक्स पॉइंट था आपका टू इलेक्ट्रॉन टू लिगेंड ट्रांसफर रिएक्शन। तो कुछ प्लेटिनम बेस्ड ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें टू इलेक्ट्रॉन का और टू लिगेंड का ट्रांसफर होता है, लाइक दिस PtCl6 2-
एंड इसके साथ सेकंड पोर्शन वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो है PtCl4 2-। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 लिगेंड का ट्रांसफर होगा यहाँ पे। ओके, तो अब वन बाय वन डिटेल स्टडी करते हैं। तो पहला जो आपका फैक्टर है वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ लिगेंड। हाईलाइट करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ लिगेंड। तो देखते हैं, इफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड इंक्रीज, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आल्सो इंक्रीज। ओके, ये इसका रिलेशन था। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या था, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है। आयोडाइड माइनस इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सो OH इज ग्रेटर देन ब्रोमो इज ग्रेटर देन क्लोरो इज ग्रेटर देन एजिडो इज ग्रेटर देन फ्लोरो इज ग्रेटर देन थायोसाइनेट इज ग्रेटर देन आइसोथायोसाइनेट इज ग्रेटर देन H2O एंड ग्रेटर देन NH3। तो जो लास्ट के 2 लिगेंड है वो ब्रिजिंग मोड की तरह काम नहीं करते। तो ये लिगेंड कहीं पर भी आते तो वो ब्रिज नहीं बनाएंगे, इतना याद रखिएगा। डज नॉट फॉर्म ब्रिज, डज नॉट फॉर्म ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है, डज नॉट एक्ट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। बाकी के जो आपके रिमेनिंग लिगेंड्स है यहां से लेके यहां तक, ये ब्रिजिंग फॉर्म करते हैं। उनमें से भी जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस बेसिक कैरेक्टर या मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैरेक्टर सबसे ज्यादा जिसके अंदर रहेगा वो रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उतना ही ज्यादा रहेगा। अगर साइज बढ़ रही है, आप बेसिसिटी से एक और आइडिया लगा सकते हो कि अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ब्रिजिंग मोड के ऊपर लाइक आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स है A, यहाँ पे कोई ब्रिज बन रहा है और ब्रिज की साइज बड़ी है और ये कॉम्प्लेक्स है B, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो रहा है, ज्यादा। मोर सरफेस से पोलराइजेशन इसके अंदर ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है, तेजी से टेक प्लेस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसी छोटा रहेगा अगर, तो डीलोकलाइजेशन क्या रहेगा, डी लोकलाइजेशन आपका डिक्रीज रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट जो है वो डिक्रीज रहेगी इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट डिक्रीज रहेगी। ओके, तो इस टाइप से हम इसे समझ सकते हैं। तो यही है, मोर साइज आयोडाइड माइनस मोर साइज मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट इंक्रीज। तो ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऊपर चलते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन, विच वन गिव फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स ए कोबाल्ट NH3 2+ चार्ज है एंड इसके साथ में जो कॉम्प्लेक्स है वो है क्रोमियम H2O6 2+। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को एक नाम और से जानते हैं, क्रोमियम एक्वा। क्या लिखते हैं, क्रोमियम 2+ एक्वा। तो कई जगह ये लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि सेकंड पोर्शन क्रोमियम H2O6 2+ है। फिर आपके पास है बी कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट NH3 2+ एंड क्रोमियम H2O6 2+। सी कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट NH3, यहाँ पे 5 रहेगा तो इसे 5 कीजिए, दिस वन, ये क्या रहेगा आपका 5, F 2+ एंड क्रोमियम H2O6 2+ चार्ज। एंड डी कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 2+ एंड क्रोमियम H2O6 2+। तो देखिए सभी के अंदर कॉमन क्या चीज है, सेकंड पोर्शन कॉम्प्लेक्स का कॉमन है दिस वन, एंड जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भी कोबाल्ट NH3 तक सभी में कॉमन ही है दिस वन। तो चेंज क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है लिगेंड, दिस लिगेंड्स आपके चेंज हो रहे हैं। तो लिगेंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी के अकॉर्डिंग इनकी रेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट रहेगी। तो कंसेप्ट यही है आपका, कंसेप्ट है आपका, उसे देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट क्या रहेगा। तो आयोडाइड का सबसे ज्यादा रहता है कंपेयर टू OH माइनस, कंपेयर टू Cl माइनस एंड फ्लोराइड माइनस। तो इलेक्ट्रॉन इनर स्पेयर मैकेनिज्म के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट का ऑर्डर क्या रहेगा, डी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आपका आयोडाइड लिगेंड था, ब्रिजिंग लिगेंड, देखते हैं, डी कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर OH माइनस था, इज ग्रेटर देन ए कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर Cl माइनस है, इज ग्रेटर देन C जिसमें F है। ओके, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट किसमें रहेगी, वो रहेगा आपका आयोडाइड कंटेनिंग ब्रिजिंग लिगेंड के अंदर। तो डी कॉम्प्लेक्स का आपका सबसे ज्यादा रहने वाला, ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जितने भी है, जैसा मैंने आपको बताया वो कैसे थी,
ISM के थ्रू परफॉर्म होते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू। तो देखते कॉम्प्लेक्स कौन से दे रखे, कोबाल्ट NH3 ये N3 यानी एजिडो है 2+ चार्ज, एंड क्रोमियम 2+ एक्वा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, क्रोमियम 2+ एक्वा का मतलब रहता है क्रोमियम H2O6 2+। फिर है आपके पास कोबाल्ट NH3 NCS 2+, इसमें आइसोथायोसाइनेट ये आपका लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है ये आपके पास। एंड सेकंड पोर्शन है क्रोमियम 2+ एक्वा। सी कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 2+, एंड सेकंड पोर्शन है इसका क्रोमियम 2+ एक्वा। एंड डी कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 OH 2+, एंड सेकंड पोर्शन है क्रोमियम 2+ एक्वा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए सिमिलरिटी क्या थी, सिमिलरिटी जो है वो राइट साइड वाले सारे पोर्शन सेम है, ओके, और लेफ्ट साइड के अंदर भी कोबाल्ट NH3 तक तो सभी सेम है। चेंज क्या हो रहा है, चेंजिंग है आपके लिगेंड में। तो रेट जो है वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगी कि लिगेंड के अंदर जो हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले लिगेंड है उनके लिए रेट ज्यादा रहेगी। तो यही कंसेप्ट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ द ब्रीजिंग लिगेंड आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। लाइक OH- इज ग्रेटर देन रहता है N3 एजिडो माइनस इज ग्रेटर देन फ्लोरो इज ग्रेटर देन NCS यानी आइसोथायोसल्फेट, आइसोथायोसाइनाइड, ओके, NCS। और थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट दो होते हैं, थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट। अगर N एटम आपका एज ए डोनर है तो इसको हम कहेंगे आइसोथायोसाइनेट, अगर सल्फर होता तो उसको कहते हैं थायोसाइनेट। तो ऑर्डर ऑफ इनर स्फीयर मैकेनिज्म में आपका क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू लिगेंड के अकॉर्डिंग, बस इसका ऑर्डर लिख लीजिए। तो OH- वाला कॉम्प्लेक्स कौन था, D, तो D इज ग्रेटर देन N3 वाला A इज ग्रेटर देन F- वाला C, देन लास्ट में रहेगा B। तो सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट रहेगा D कॉम्प्लेक्स में। अब सेकंड फैक्टर कौन सा था जो आपका ISM को इफेक्ट करेगा, तो फैक्टर नंबर सेकंड है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। जो आपके लिगेंड्स है अगर उनके अंदर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है, देखिए कॉन्जुगेशन इन ब्रीजिंग लिगेंड इंक्रीज, इट मीन्स आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी इंक्रीज रहेगा। अब इस टाइप के कौन से लिगेंड्स है जिनके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, तो उसके हमने कुछ एग्जांपल लिए। सम कॉन्जुगेटेड लिगेंड्स आर लाइक एसीटेट, फिर सेकंड है आपका पायराजिन, फिर है पीरिडिन, फिर है बाइपीरिडिन, एंड फिर है 110 फिनोल्फ्थ्रेलिन। ये सारे के हमने स्ट्रक्चर भी बनाया। पायराजिन में क्या होता है, बेंजीन के 2 कार्बन 2 नाइट्रोजन से रिप्लेस रहते हैं। पीरिडिन में बेंजीन का 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन से रिप्लेस रहता है। बाइपीरिडिन में 2 पीरिडिन आपस में और पैरा पोजिशन के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। एंड 110 फिनोल्फ्थ्रेलिन के अंदर क्या रहता है कि 2 पीरिडिन आपस में ऑर्थो पोजिशन के ऊपर ही जुड़े हुए रहते हैं, यानी 1 प्राइम इनके जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे एक दे रखा है कि ISM इनर स्फीयर मैकेनिज्म पायराजिन कंटेनिंग लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स की ज्यादा रहेगी कंपेयर टू OH- कंटेनिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से। क्यों, क्योंकि पायराजिन के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, OH- में नहीं है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन दे रखा है जो कि क्रॉस रिएक्शन है। क्रॉस रिएक्शन होता है जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके मेटल कैटायन डिफरेंट है, और सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन होता है जिसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आपके मेटल कैटायन सेम हो। तो ये क्रॉस रिएक्शन है। कोबाल्ट NH3 COOR 2+ चार्ज है, एंड क्रोमियम H2O6 2+ चार्ज। देखिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर COOR यानी एसीटेट एक्ट एज ए ब्रीजिंग लिगेंड, सेकंड में H2O डज नॉट एक्ट एज ए ब्रीजिंग लिगेंड। तो इसका डीकॉन्फिगरेशन फाइंड अप करते हैं। तो COR के ऊपर -1 चार्ज रहता है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, कोबाल्ट 3d6 लो स्पिन। तो ये किसकी टाइप से वर्क करेगा, लो स्पिन है। CFAE इसकी फाइंड करेंगे तो वो भी इसकी पॉजिटिव में रहेगी, और ये आपका वर्क करेगा एज ए इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स है तो किस टाइप से रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। सेकेंड कॉम्प्लेक्स इसका क्रोमियम सेकेंड D4 हाई स्पिन, ये रहेगा आपका लेबाइल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये क्या बना आपका, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट,
आपका बना। और ये इंटरमीडिएट कैसे रहते हैं, इनर्ट रहते हैं, तो यहाँ पे इनर्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं 1 by 1। तो ये देखिए किस टाइप से बना। ये आपका कोबाल्ट का पोर्शन NH3 जो एसीटेट है वो एज ए ब्रिज की तरह काम कर रहा है। इसके दोनों ओ पोर्शन दोनों ही मेटल्स आयन से बाइंड अप है। क्रोमियम के अंदर से एक H2O बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -H2O। तो CrH2O5 ही रहता है। अब डी कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, ये आपका D4 है, अभी ये आपका D6 है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, लेबाइल टू नॉन लेबाइल। तो D4 से D6 में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो अब आ जाएगा आपके पास जो कोबाल्ट है वो D7 हो जाएगा एंड क्रोमियम D3। इन दोनों को CFSE कंपेयर कीजिए, तो अब D3 वाले की CFSE +2 आएगी। इसमें ये हो गया आपका इनर्ट, जो पहले लेबाइल था अब हो गया इनर्ट, और ये माइनस में आई तो ये हो गया आपका लेबाइल, जो पहले इनर्ट था वो हो गया लेबाइल। अब डिसोसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो डिसोसिएशन में जो लिगेंड पहले कोबाल्ट के साथ अटैच था वो अब किसके साथ बाहर निकलेगा, क्रोमियम के साथ। तो देखिए ये वाला पोर्शन RCOO क्रोमियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट H2O5 2+ चार्ज, D3 कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट कॉम्प्लेक्स, और कोबाल्ट NH3 2+ चार्ज। इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे 4th स्टेप में, तो ये कोबाल्ट के NH3 चेंज हो जाएंगे एक्वा लिगेंड से, तो ये बन गया आपका कोबाल्ट H2O6 2+ + 5NH4+। एसिडिक कंडीशन में वॉश करने पे आपके पास क्या आया, फिर ये बना आपका D7 हाई स्पिन और ये लेबाइल। इट मीन जो आपका इनर्ट था वो बन गया लेबाइल एंड जो पहले लेबाइल था वो बन गया आपका इनर्ट। तो इस टाइप से रिएक्शन परफॉर्म हुई। अब देखते नीचे, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सोर्स ISM यानी इनर स्फीयर मैकेनिज्म। तो पहला कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम H2O6 2+ चार्ज एंड सेकंड पोर्शन है क्रोमियम H2O6 3+ चार्ज। देखिए ISM के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि ISM अगर परफॉर्म होता है तो उसके अंदर हमें एक ब्रिजिंग लिगेंड चाहिए। क्या चाहिए, ब्रिजिंग लिगेंड। तो जब मैंने पहले वाले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्टडी की तो इसके अंदर ना तो H2O ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम ही नहीं करता, तो ये आपका रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा ISM। तो ये तो ऐसे ही पता चल गया। बी को स्टडी करते क्रोमियम H2O6 2+, कोबाल्ट NH3 6। तो H2O एंड क्रोमियम एक्वा दोनों ही ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम नहीं करता, हमने पढ़ा हुआ था। H2O एंड NH3 नॉट एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड, ये हमने पहले भी पढ़ा था ऊपर। इसलिए ये दोनों ही कंटेनिंग लिगेंड आपके ISM शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस कर लीजिए इस पे भी। फिर था आपका सी रोडियम बायपीरिडिन 3 2+ एंड कोबाल्ट NH3 5 3+। ओके, तो ये भी आपका ब्रिजिंग लिगेंड आपका कंटेन नहीं करता, और रोडियम बायपीरिडिन भी जनरल कंडीशन में ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। ये एम्बिडेंट बायपीरिडिन आपका कैसा है, कॉन्जुगेटेड लिगेंड है बट ब्रिजिंग लिगेंड आपका नहीं है। डी कॉम्प्लेक्स है आपके पास कोबाल्ट NH3 6 आयोडाइड 2+ चार्ज एंड क्रोमियम H2O6 3+ चार्ज। तो आयोडाइड जो है वो एक्ट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड, इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, डी कॉम्प्लेक्स, या डी जो स्टेटमेंट है, डी के अंदर जो रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है वो आपका शो करेगा, ठीक है। तो देख लेते कंसेप्ट फॉर ISM। इनर्ट कॉम्प्लेक्स मस्ट बी प्रेजेंट ब्रिजिंग लिगेंड, और कॉम्प्लेक्स डी के अंदर आयोडाइड एक्ट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। सो आंसर क्या है, ये आपका ISM शो करेगा, बाकी के 3 कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। थर्ड फैक्टर आपका है, फैक्टर नंबर 3 आपका रहेगा ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जनरल आपका जो रिएक्शन होती है ISM, जनरल ISM के अंदर 2 प्रोसेस रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी रहता है, और सेकंड क्या रहता है आपका, लिगेंड ट्रांसफर। तो लिगेंड ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है, स्पीड इसकी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अगर ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर होता है, लिगेंड ट्रांसफर नहीं होता, तो स्पीड इसकी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यही आपको देखना है। तो इन दिस only electron transfer take place and ligand does not transfer, so the
लिगेंड डज नॉट ट्रांसफर इंप्लाइज इसकी जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लिगेंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा, ओनली इसका आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एग्जांपल है आपके पास ये इरिडियम Cl62 माइनस क्रोमियम H2O62 प्लस। तो इरिडियम कंटेनिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर Cl वर्क एज ए ब्रिजिंग लिगेंड, तो ये आपका ISM शो करेगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या रहता है आपका, स्टेप नंबर फर्स्ट में डिसोसिएशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो देखिए एक H2O यहाँ से निकल जाएगा और आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो Cl5IR और ब्रिजिंग के ऊपर ये आपका कौन सा रहेगा, दिस Cl, एंड सेकेंड पोर्शन में क्रोमियम H2O5 और उस पूरे के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, -2 + 2, तो ये 0 आ गया आपका। डी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे तो क्रोमियम 2+ कंडीशन के अंदर कितना रहता है, क्रोमियम 2+ है तो वो है आपका D4, तो हमने यहाँ पे लिखा D4, एंड इरिडियम ये आपका रहेगा 4+, ये आपका रहेगा 9-4 D5 रहेगा। तो D5, अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होता है, तो लेबाइल टू, ये आपका सेकंड पोर्शन था लेबाइल, ये था इनर्ट, तो लेबाइल टू इनर्ट के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये D4 से एक इलेक्ट्रॉन D5 में जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला सेकंड स्टेप रहता है। तो अब ये हो गया D3 और ये हो गया D6। स्टेप नंबर थर्ड में क्या रहता है, डिसोसिएशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। जो ब्रिजिंग लिगेंड पहले इरिडियम के साथ था वो अब किसके साथ बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा अब आपके क्रोमियम के साथ। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, दिस वन, देखिए तो अब क्या है आपके पास, ये आ गया क्रोमियम H2O5 3+। अब डिसोसिएशन हुआ बट आपका Cl भी किसके साथ ही बाहर निकल रहा है। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम नॉर्मल ISM की बात करते हैं तो लिगेंड का ट्रांसफर होता है, बट अभी हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसलिए इसके अंदर लिगेंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, तो IR Cl6 3- ही रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये आपको याद रखना है। ये बनेगा IR Cl6 3-, लिगेंड डज नॉट ट्रांसफर। ओके, लिगेंड का ट्रांसफर इसके अंदर नहीं हुआ, यही याद रखना। अब डी IR कौन से कंडीशन में, यहाँ पे 3 कंडीशन में, तो D 9-3, तो 9-3 D6 हो गया ये। ओके, तो ये D6 और ये हो गया आपका लेबाइल, और ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका इनर्ट। जो पहले लेबाइल था इनर्ट हो गया, जो पहले इनर्ट था अब ये लेबाइल हो गया। तो यहाँ पे यही देखा हमने कि क्या नहीं हुआ, लिगेंड का ट्रांसफर नहीं हुआ, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, रिएक्शन फास्ट थी। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है, फैक्टर वो है इफ बोथ कॉम्प्लेक्स आर नॉन लेबाइल, यानी दोनों ही कॉम्प्लेक्स नॉन लेबाइल है, इनर्ट है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन से रहेगी ये देखते हैं। तो देन आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। जनरल कंडीशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला जो स्टेप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप जो है वो आपका जनरल कंडीशन में RDS रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। बट अगर दोनों कॉम्प्लेक्स आपके इनर्ट है तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन या डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि फर्स्ट स्टेप है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। पढ़ते कैसे, एग्जांपल है आपके पास वैनेडियम H2O6 2+, तो वैनेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, D3 कॉन्फ़िगरेशन, और D3 कॉन्फ़िगरेशन नॉन लेबाइल ये एक्ट करेगा, एंड कोबाल्ट 3+ कंडीशन आएगा, D6 लो स्पिन, ये भी नॉन लेबाइल, यानी ये भी इनर्ट है आपका, ये भी इनर्ट। और इनर्ट कॉम्प्लेक्स कैसे किस टाइप से वर्क करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो आपका रहेगा RDS इसके अंदर, ये याद रखना है। तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से क्या बना अपने पास, इसे हम पहले लिखते हैं, तो NH3 कोबाल्ट, ब्रोमीन ब्रिजिंग के ऊपर आया, वैनेडियम H2O5 और +2+2+4, तो वैनेडियम D3 कंडीशन है और कोबाल्ट D6 कंडीशन है।
दोनों की CFAE कैसी है, पॉजिटिव है, तो दोनों इनर्ट है एट प्रेजेंट क्रम। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेक प्लेस होगा, कहां से कहां पे जाएगा, तो आपका रहेगा जिसकी CFAE हायर आ रही है प्लस कंडीशन में, यानी कि पॉजिटिव साइड में जिसकी ज्यादा है उसकी और इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, कहां से, कम वाले से, यानी अब जैसे +2 है और ये +6.75 है तो +2 से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन गया D7 रहेगा कोबाल्ट एंड D2 रहेगा क्रोमियम, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब CFAC देखिए, ये -1.14 या -1.14, दोनों की CFAC सेम आएगी, कैलकुलेट करके देखेंगे तब। तो डिसोसिएशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, अब ये कौन सा स्टेप रहेगा, ये आपका सेकेंड रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का स्टेप सेकेंड। थर्ड स्टेप आपका रहा डिसोसिएशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। तो ब्रोमीन जो पहले कोबाल्ट से अटैच था अब किसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा, वैनेडियम के साथ। तो वैनेडियम H2O5Br, इसके साथ आ गया 2+ चार्ज D2 केस एंड कोबाल्ट NH3 2+ चार्ज D7, ठीक है। तो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन या डिसोसिएशन वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर बिलो रिएक्शन, तो ये रिएक्शन देख लेते हैं पहले कैसी है। कोबाल्ट CN5N3 3-, तो इसके अंदर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कोबाल्ट का 3 आएगा, D6 साइनाइड लिगेंड है इसलिए लो स्पिन इनर्ट कॉम्प्लेक्स, और वैनेडियम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में D3 रहता है, ओके, और ये भी कैसा रहता है, इनर्ट, ठीक। तो ये भी आपका रहेगा लो स्पिन इनर्ट, तो दोनों ही इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होने के कारण RDS स्टेप रहेगी आपका डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इसे याद रखना, ठीक है, नेट का क्वेश्चन है प्रीवियस। अब आपका एक एग्जेप्शन है, कौन सा एग्जेप्शन है वो देखते हैं पहले, ऊपर करते स्लाइड को, ओके। एग्जेप्शन क्या है, रुथेनियम एंड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, रुथेनियम मेटल एंड क्रोमियम मेटल कंटेनिंग दो कॉम्प्लेक्स अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो लिगेंड डिसोसिएशन स्टेप रहते हैं। डिसोसिएशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड जो थर्ड स्टेप रहता है वो आपका रहेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पर्टिकुलर किसके लिए ये एग्जेप्शन है, तो ओनली फॉर रुथेनियम एंड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का आपस में रिएक्शन हो रहा है तब। तो देख लेते हैं दिस वन, रुथेनियम NH3 तो रुथेनियम के साथ ब्रिजिंग लिगेंड अटैच्ड है, क्रोमियम H2O6 2+। फर्स्ट स्टेप के में क्या हुआ आपका, डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। एक वाटर मॉलिक्यूल क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गया, अब यहाँ पे 5 रहे को क्लोराइड ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करेगा इसके अंदर, ये ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पे फॉर्म हुआ ब्रिज। अब क्रोमियम +2 कंडीशन के अंदर D4 एंड रुथेनियम +3 कंडीशन के अंदर कितना रहेगा 8 - 3 D5। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां होगा, तो ये आपका है लेबाइल कॉम्प्लेक्स एट प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे कौन सा है लेबाइल, यह आपका इनर्ट, तो लेबाइल टू इनर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो ये D4 to D5 के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस, तो ये हो गया अब आपका D3 एंड सेकेंड वाला D6, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 4 से 5 में चला गया तो ये 6 हो गया, ये 3। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या रहेगा, डिसोसिएशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। अब ब्रिजिंग लिगेंड जो पहले रुथेनियम के साथ अटैच है क्लोराइड, वो अब किसके साथ डिसोसिएट हो जाएगा, क्रोमियम के साथ। तो ये देखिए क्रोमियम क्लोराइड H2O5 2+ एंड सेकेंड पोर्शन बनेगा रुथेनियम NH3 2+, ये था D6 और ये है आपका D3। तो हमें ये बताना था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप है, तो दिस वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर्टिकुलरली, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं रिमोट अटैक। तो रिमोट अटैक क्या रहता है, रिमोट अटैक के अंदर जो ब्रिजिंग मोड के ऊपर लिगेंड रहेंगे वो बाइडेंटेड रहेंगे या एम्बिडेंटेड लिगेंड रहेंगे, सॉरी बाइडेंटेड नहीं एम्बिडेंटेड लिगेंड आपके रहेंगे। रिमोट अटैक भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइक एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से, लाइक NCS आइसोथायोसाइनेट या थायोसाइनेट या NO2 नाइट्रो या नाइट्रेटो। तो सोर्स रिमोट अटैक, इसमें क्या होता है कि 2 मेटल आयन इन एन एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट, एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स किसी बोलेंगे, इंटरमीडिएट को बोलेंगे,
आर कोऑर्डिनेटेड टू टू डिफरेंट एटम ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड। अब इसे एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। पहले आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 NCS। NCS अभी है, इट मीन्स ये आइसोथायोसाइनेट आपका लिगेंड है। इसके ऊपर 2+ चार्ज है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन कंडीशन में D3 आएगा, लो स्पिन है, तो ये पर्टिकुलरली क्या रहेगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। और सेकंड आपका पोर्शन आएगा H2O, क्रोमियम H2O6 2+, क्रोमियम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट D4 हाई स्पिन, ये रहेगा आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लेबाइल टू इनर्ट के अंदर रहता है। अब नीचे चलते क्या हुआ, देखिए आपके पास H2O मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के अंदर दो टाइप के यहाँ पे बाइंडिंग मोड रहेंगे। पहले कंडीशन में जो आपका ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिजिंग में कोबाल्ट के साथ सल्फर अटैच्ड है या डोनर एटम, एंड क्रोमियम के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस वन, इसे हाईलाइट किया, दिस वन। और सेकेंड कंडीशन में कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है एंड क्रोमियम के साथ सल्फर। तो ये दो टाइप के अलग अलग या तो ए या बी आपके इंटरमीडिएट फॉर्म हो सकते हैं। अब क्या होगा इसमें, तो यही आपका क्या कहलाएगा, रिमोट अटैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिमोट अटैक, इसी को कहते हैं रिमोट अटैक। रिमोट अटैक रिएक्शन है ये। तो डिसोसिएशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पे परफॉर्म हुआ। तो डिसोसिएशन भी अब दो टाइप से हो सकता है। कैसे, क्रोमियम H2O5 HCl, यानी कि जो क्रोमियम के साथ डोनर एटम लिगेंड का अटैच्ड है वो है नाइट्रोजन, ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे 70%। इसका जो कलर रहेगा पर्पल, और पर्पल के लिए लैम्डा मैक्स आपका लोअर रहता है। या फिर आपका जो सेकंड कॉम्प्लेक्स बन सकता है वो रहेगा क्रोमियम H2O5 और जो लिगेंड है उसका डोनर आइटम रहेगा सल्फर। तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स आपके 30% बनेंगे। येलो रेड इसका कलर लेगा और येलो रेड के लिए लैम्डा मैक्स आपके पास हाई रहता है। तो इस टाइप से इसे कहते हैं रिमोट अटैक रिएक्शन। अगर आपके पास NO2, ये भी आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है, अगर N एज ए डोनर है तो इसको नाइट्रो पढ़ेंगे, अगर O एज ए डोनर है तो इसको पढ़ेंगे नाइट्रेटो। तो अगर क्रोमियम NO2 है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रहता है ये, और क्रोमियम ONO है तो ये क्या रहता है, काइनेटिकली स्टेबल, यानी कि लो टाइम के लिए या लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। थर्मोडायनेमिकली मीन्स हायर टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहता है। अब है आपके पास एक केस स्टडी, क्या है देख लेते हैं। फॉर लैंथेनॉइड सीरीज मेटल, ओके, तो लैंथेनॉइड के लिए जो आपके रूल्स है वो एक कन्वर्ट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। कौन सा रूल देखते हैं कि साइज का रूल एक्सचेंज हो जाता है कि इन इंटरमीडिएट कैक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स साइज ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड अगर इंक्रीज होती है तो नॉर्मल ISM रिएक्शन के अंदर रेट भी इंक्रीज होती है। बट लैंथेनॉइड कंटेनिंग कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो उस कंडीशन में रिएक्शन रेट क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको बताना है इसके अंदर। लैंथेनॉइड सीरीज है, देखिए एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है कोबाल्ट NH35X, ये एक ब्रिजिंग कंटेनिंग लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट आपका रहेगा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट 1 2 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेगा, D6 लो स्पिन, तो ये रहेगा आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। और ये यूरोपियम 2+ एक्वा, इट मीन ये H2O6 है यहाँ पे, तो ये आपका रहेगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स। लेबाइल टू इनर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका इंटरमीडिएट, जो कि इनर्ट रहता है। तो इंटरमीडिएट में देखिए ये रहेगा आपका D6 और ये आपका यूरोपियम 2+ आपका रहेगा F कंडीशन में रहेगा। अभी कुछ याद नहीं, लेकिन इसे हम यहाँ पे वैकेंट छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ टेक प्लेस करेगा, यूरोपियम टू कोबाल्ट। ओके, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ऑर्डर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट का ऑर्डर कौन सा रहेगा। अगर आपके पास लिगेंड क्लोराइड है तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्पीड रहने वाली है या रेट रहने वाली है कंपेयर टू ब्रोमाइड, कंपेयर टू आयोडाइड, यानी कि ब्रिजिंग लिगेंड की साइज आपकी छोटी रहनी चाहिए। इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्रिजिंग लिगेंड की साइज आपकी छोटी रहनी चाहिए। तो ऑर्डर ये बनेगा आपका। बेस्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है अरेंज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन रेट ऑर्डर। कॉम्प्लेक्स दे रखे कॉम्प्लेक्स A,
कोबाल्ट NH3 5Cl, चार्ज है इसके ऊपर 2+, एंड यूरोपियम 2+ एक्वा कॉम्प्लेक्स है ये आपका। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को लिख सकते हैं यूरोपियम H2O6, और इस पूरे के ऊपर चार्ज है 2+। ओके, फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स है आपके पास कोबाल्ट NH3 5Br2+, यूरोपियम 2+ एक्वा कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 5 2+, यूरोपियम 2+ एक्वा। तो सभी के अंदर सेम पोर्शन क्या है, तो इसका जो राइट साइड है वो सेम है, और लेफ्ट साइड के अंदर कोबाल्ट NH3 5 तक भी सेम है। चेंज क्या हो रहा है, लिगेंड चेंज हो रहे हैं, दिस वन, ये पर्टिकुलर आपका चेंज हो रहा है, दिस वन। तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यूरोपियम एक लैंथेनॉइड कंटेनिंग मेटल है, तो लैंथेनॉइड मेटल है, तो कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपका लैंथेनॉइड और ट्रांजिशन मेटल कंटेनिंग इंटरमीडिएट के अंदर ब्रिजिंग मोड के ऊपर अगर ब्रिजिंग लिगेंड की साइज इंक्रीज होती है, एक्स की साइज अगर इंक्रीज हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर इसकी साइज डिक्रीज हो रही है, तो कहेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल रहेगा, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपका इंक्रीज होगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सबसे कम साइज वाला कौन सा ब्रिजिंग लिगेंड है, तो क्लोराइड, तो ए वाला सबसे ज्यादा रहेगा, फिर बी एंड फिर सी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर 7 है 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिगेंड ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। इस कंडीशन में क्या रहता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स है लाइक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स सोर्स 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज वेल एज 2 लिगेंड ट्रांसफर, तो इनकी रेट आपका कंपेयर टू जनरल कंडीशन क्या रहती है, डिक्रीज रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करने और 2 लिगेंड भी। तो एग्जाम्पल है लाइक प्लेटिनम Cl6 2-, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर आएगी 4, और ये कॉम्प्लेक्स रहेगा D6 हाई स्पिन। इसका सेकंड कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ रिएक्शन हो रही है वो है आपका प्लेटिनम Cl4 2-, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसमें सेकंड D8 केस, और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये कैसा रहेगा, ये आपका रहेगा टेट्राहेड्रल हाई स्पिन। और जो पहला कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 6, तो ये आएगा आपका ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन। ठीक है, तो रिएक्शन परफॉर्म हुई, ISM 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिगेंड एक्सचेंज हुए। तो पहला कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर पहले 6 लिगेंड थे, अब कितने हो गए 4, चार्ज इसके ऊपर -2 रहेगा। अब ये प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लेटिनम सेकंड D8, और ये क्या किसमें बदल गया, TD के अंदर, TD हाई स्पिन। और इसी का सेकंड जो रिएक्शन होने के बाद जो सेकंड पार्ट बनेगा वो क्या था, प्लेटिनम Cl6 2-, प्लेटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, D6 रहेगा हाई स्पिन, और ये कैसा रहेगा ऑक्टाहेड्रल, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इस टाइप से हमने अभी क्या स्टडी किए, फैक्टर्स जो भी अफेक्ट करते हैं ISM को, उसके बारे में स्टडी की। टोटल हमने 7 फैक्टर देखे, 1 बाय 1 देख लेते। पहला फैक्टर था न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर, सेकंड फैक्टर था उसके जो सेकंड फैक्टर था वो था ब्रिजिंग, सेकंड फैक्टर को हम एक बार देख लेते कौन से था। तो सेकंड फैक्टर था कॉन्जुगेशन के ऊपर, फर्स्ट था न्यूक्लियोफिलिसिटी, थर्ड है ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, फोर्थ है थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी, फिफ्थ रिमोट अटैक, सिक्स्थ 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिगेंड ट्रांसफर रिएक्शन। ओके, तो इन सभी के बारे में हमने स्टडी कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट है आपका, या जो रेडॉक्स रिएक्शन का सेकंड टाइप था वो क्या था, वो है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, या इसे OSM भी लिखते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था इनर स्फीयर मैकेनिज्म, हम सेकंड टाइप पे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो इसके भी 1 बाय 1 पॉइंट हम स्टडी करते और कंपैरेटिवली स्टडी करते ताकि हमें दोनों के अंदर डिफरेंस याद हो। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू द मीडियम, जबकि ISM में क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू द ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू होता था, ब्रिजिंग। ठीक है, ब्रिजिंग। सेकंड पॉइंट है इन OSM यानी कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, डेल्टा G, इफ डेल्टा G मींस गिव्स एनर्जी इज स्मॉल। इस कंडीशन में क्या रहेगी, आउटर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी OSRE आल्सो स्मॉल एंड मेटल टू लिगेंड बॉन्ड लेंथ या
बॉन्ड जो है आल्सो स्मॉल, मेटल लिगेंड बॉन्ड आल्सो स्मॉल। तो डेल्टा जी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रेट ऑफ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, यानी कि बॉन्ड लेंथ अगर आपकी स्मॉल है, यहाँ पे लिखा है हमने थर्ड पॉइंट में, इफ मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट इंक्रीज। ओके, तो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ आपकी कम है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट ज्यादा रहने वाली है। फोर्थ पॉइंट है आपका डेल्टा जी के अंदर रिलेशन बताया, गिव्स एनर्जी इज लार्जर, उस कंडीशन में आउटर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी आल्सो लार्जर। मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, सो अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपकी डिक्रीज रहेगी। क्या रहेगी? ये डिक्रीज का सिंबल। फिफ्थ पॉइंट है आपका टू कॉम्प्लेक्स इफ मेटल लिगेंड बॉन्ड इज डिफरेंट, यानी दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए मेटल लिगेंड बॉन्ड डिफरेंट है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट भी उनकी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। पॉइंट 6, इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म बोथ कॉम्प्लेक्स आर इनर्ट, जबकि आपका आईएसएम के अंदर क्या रहता था? एक आपका इनर्ट रहता था, सेकंड आपका लेबाइल रहता था, लेकिन ओएसएम में दोनों ही कॉम्प्लेक्स आपके इनर्ट रहेंगे। सेवन पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंट 7, इफ मेटल लिगेंड डिस्टेंस इन रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट इज नियरली सेम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्ट। जैसा कि इससे ऊपर वाला जो हमने बताया था कि अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है तो उन दोनों के लिए आपकी रेट डिफरेंट रहेगी, बट अगर मेटल लिगेंड डिस्टेंस रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट दोनों में सेम है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या रहेगी? फास्ट रहेगी। पॉइंट 8, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट इन T2G ऑर्बिटल रादर देन EG ऑर्बिटल, यानी T2G के अंदर फास्ट रहता है EG की कंपेयर। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि T2G ऑर्बिटल की एनर्जी EG से लोअर रहती है। ये देखिए, ये रहेगी आपकी T2G और ये रहती है आपकी EG। ये D ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होती है तो T2G लोअर जाता है एनर्जी में, EG हायर जाता है, इसलिए T2G वाले फास्ट रहेंगे। 9 नंबर पॉइंट है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिपेंड ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। इट मीन्स अगर चार्ज आपका इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज, इट मीन्स रेट भी आपकी क्या रहेगी? इंक्रीज। चार्ज किसके ऊपर इंक्रीज रहेगा? मेटल के ऊपर चार्ज इंक्रीज रहना चाहिए। चार्ज ऑन द मेटल इंक्रीज, रेट इंक्रीज, पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्ट इफ इलेक्ट्रॉन एबल टू रीच द सरफेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या रहती है? रिच या कि इंक्रीज रहती है, क्योंकि उनके समय इंटरैक्शन उनका बहुत तेजी से हो पाएगा और आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट इंक्रीज रहेगी। 6th आपका जो 11th आपका जो पॉइंट है वो रहेगा आपका इफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, तो आप उस कंडीशन में रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आल्सो इंक्रीज। 12th आपका पॉइंट है इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्ट। कब फास्ट रहेगा? इफ इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स सेम, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले, यानी बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन स्पिन सेम हो। लाइक अगर बिफोर प्लस हाफ है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद भी प्लस हाफ रहनी चाहिए, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट ज्यादा रहेगी। अगर माइनस हाफ हो रहा है उसका स्पिन तो लेस हो जाएगी। पॉइंट नंबर 13 है आपका, देखते पॉइंट 13 को। पॉइंट 13 है ओएसएम यानी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल एटम। अगर डिफरेंट मेटल एटम के कॉम्प्लेक्स के बीच में रिएक्शन हो रही है तो उसे कहेंगे क्रॉस रिएक्शन। तो ये जो है ये क्या है? क्रॉस रिएक्शन का एग्जांपल है, तो इसे लिखते हैं क्रॉस रिएक्शन। इसे काटें, सेल्फ रिएक्शन को काट के हमें क्या लिखना है? क्रॉस रिएक्शन है ये, क्रॉस रिएक्शन। ओके, तो ये है आपका क्रॉस रिएक्शन की डेफिनेशन। और फिर है इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऑकरिंग बिटवीन द कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल एटम, यानी डिफरेंट मेटल एटम के बीच में हो रहा है तो भी ये क्रॉस रिएक्शन है। तो ये क्रॉस रिएक्शन का एग्जाम्पल था। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स ऑफ, यहाँ पे शायद सेम लिखा हुआ होगा तो जाके इसे हम सेल्फ एक्सचेंज कहेंगे, तो हमने ये सही लिखा है, इसे मिटाते हैं, तो इसको हटाइए। गलत क्या है यहाँ पे? सेल्फ रिएक्शन का एग्जाम्पल था। ये जो डिफरेंट है इसको क्या कीजिए? सेम मेटल कैटायन, इसे लिखिए सेम।
अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स ऑफ सेम मेटल कैटायन तो ऐसे को हम कहेंगे सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। और क्रॉस रिएक्शन किसे कहेंगे? इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑकरिंग बिटवीन द कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल कैटायन तो वो कहलाएगा आपका क्रॉस रिएक्शन। तो दो टाइप के आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन एंड क्रॉस रिएक्शन। तो जनरली जो आपका क्रॉस रिएक्शन होता है उसकी रिएक्शन रेट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट ज्यादा रहती है कंपेयर टू सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, तो इसे भी माइंड में रखना है। फिर है सॉरी, इन OHM बॉन्ड आर नाइदर ब्रोकन नॉर मेड, यानी कि कोई भी बॉन्ड आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड इसके अंदर ना तो तोड़ा जाता है ना बनाया जाता है, नाइदर ब्रोकन नॉर मेड। अब एग्जांपल के थ्रू इस पूरे रिएक्शन को समझते हैं। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स है लाइक FeH2O6 2+, FeH2O6 3+। अब देखिए दोनों में पहली चीज क्या है, दोनों के मेटल कैटायन सेम है Fe, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन टाइप की रहेगी, सेल्फ एक्सचेंज। अभी हमने देखा सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें दोनों मेटल कैटायन सेम थे। अब 2+ चार्ज है तो Fe2+ D6 कंडीशन हाई स्पिन, और हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है T2G4 Eg2। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2, तो इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, यहाँ पे पेयरिंग है, ठीक है। अब Fe थर्ड कंडीशन D5 हाई स्पिन T2G3 एंड Eg2, तो ये Eg T2G में 1 2 3 Eg2, तो इसमें ये भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक फीलिंग है, ये भी T2G भी आपका सिमेट्रिक फीलिंग है, तो इसके अंदर किसी भी तरह का डिस्टोर्शन नहीं रहेगा। क्या है? डिस्टोर्शन जो है वो एब्सेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में आइडेंटिकल ऑक्टाहेड्रल आपको ये मिलने वाला है, कौन सा? Fe थर्ड का। और जो आपका Fe6 है वो जो T2G ऑर्बिटल है नीचे वाले अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, तो इसके अंदर डायनेमिक जेटी डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा, जिससे इसके जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहेंगे? लॉन्ग हो जाएंगे कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो ये जो आपके एक्सियल बॉन्ड लेंथ है दिस वन, ये आपके रहेंगे लॉन्ग कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, दिस इनसे लॉन्ग रहेंगे। तो अलोंगेशन ड्यू टू जेटी डिस्टोर्शन, ठीक है। और ये आपका रहेगा आइडेंटिकल, इसके अंदर सभी के सभी बॉन्ड लेंथ आपका सेम रहने वाला है, दिस, ठीक। तो ये D5 CFA क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रहती है? 0। D5 की CFASE भी 0 रहेगी, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी 0 और क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी भी इसकी रहेगी 0। और D6 के CFA इसकी रहेगी -0.57। तो ये कैसा काम करेगा? वर्क एज ए रिडक्टेंट, ये आपका रहेगा लेबाइल, ये आपका रहेगा इनर्ट, ओके। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां होता है? लेबाइल टू इनर्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो देखिए, तो लेबाइल जो D6 है, D6 के T2G से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा Eg के अंदर, ठीक है। तो D6 T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो नीचे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हमने डेल्टा G डिक्रीज, यानी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज, यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ स्मॉल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट इंक्रीज। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो हमने पॉइंट के अंदर बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, कि अगर डेल्टा G इंक्रीज रहेगा, डेल्टा G इंक्रीज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट डिक्रीज होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। डेल्टा G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट, ठीक। तो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, ये जो पूरा रिएक्शन था उसका जो पोर्शन है, ये रिएक्शन होने के बाद हमने लिखा नहीं है, तो ये वाला पोर्शन अब हमने यहाँ पे लिखा है, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, ये कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू वहां पे जो छोड़ा है। तो FeH2O6 अब जो 3+ चार्ज हो गया, पहले जो 2+ था, एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हुआ तो 3+ हो गया, और FeH2O6 2+, पहले इसके ऊपर 3+ चार्ज था तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो यहाँ पे 2+ हो गया। अब ये Fe थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया D5 एंड Fe सेकंड के इसमें कन्वर्ट हो गया Fe जो पहले थर्ड था वो कन्वर्ट हो गया Fe सेकंड में D6 के अंदर। तो ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू मैकेनिज्म, या बोल सकते हो मीडियम, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू
इससे आप लिखिए मीडियम। लिगेंड का ट्रांसफर इसके अंदर नहीं होता है। तो सेल्फ एक्सचेंज को ओवरऑल कैसे लिखेंगे? सेल्फ एक्सचेंज क्यों थी? क्योंकि दोनों के अंदर मेटल सेम थे, लाइक दिस Mn बार। एक को हमने Mn बार से लेबल किया, दूसरे को ओनली Mn से। तो देखते MnCN6 3- एंड सेकेंड पोर्शन है Mn स्टार CN6 4-। इसके अंदर मैंगनीज कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा? Mn 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। 1 2 3 इट मीन्स D4। इसमें जो आपका Mn है वो रहेगा 4 - 6 2, और ये रहेगा आपका D5। ठीक है। तो रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? तो लेबाइल टू नॉन लेबाइल। तो जो पहले ये आपका लेबाइल रहने वाला है, ये नॉन लेबाइल, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऐड होगा, तो -3 चार्ज -4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो D4 था वो किस में चेंज हो जाएगा? D5 में। और जो पहले D5 था वो किस में चेंज हो जाएगा? D4 के अंदर। तो ये था आपका सेल्फ रिएक्शन का एग्जाम्पल, एक सेल्फ रिएक्शन का एग्जाम्पल। सॉरी, इसे हाईलाइट करते येलो से। और एक एग्जाम्पल है आपके पास क्रॉस रिएक्शन। तो क्रॉस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी? जिसके अंदर मेटल कैटायन दोनों के डिफरेंट हो। तो मेटल कैटायन डिफरेंट वाले ये FeCN6 4- और ये Fe स्टार है। तो ये Fe स्टार ना होके ये एग्जाम्पल भी आपका सेल्फ रिएक्शन का ही है। ठीक है। तो इसे आप सही कीजिए, क्योंकि दोनों के मेटल कैटायन सेम है, इसलिए ये भी आपका सेल्फ रिएक्शन ही है। क्रॉस रिएक्शन ना लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? सेल्फ रिएक्शन। सेल्फ रिएक्शन के ही ये एग्जाम्पल दोनों है। तो FeCN6 4- FeCN6 3-। यहाँ पे जो Fe है वो कौन सी कंडीशन में? Fe4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो Fe है वो Fe थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? थर्ड वाले से एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ में जाएगा, तो इधर आपका जो Fe थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका Fe4 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लिगेंड ट्रांसफर इसमें नहीं देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या पढ़ना है? फैक्टर अफेक्टिंग OSM, यानी कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हमें देखने हैं। तो 3 इसके मोस्ट फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द लिगेंड। अगर पाई एक्सेप्टर नेचर लिगेंड का इंक्रीज होता है तो आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म भी इंक्रीज होता है। सेकंड फैक्टर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर इंक्रीज तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीज। थर्ड फैक्टर है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी पाई टू पाई स्टार ट्रांजेक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीज। तो 1 by 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट फैक्टर लेते हैं नेचर ऑफ लिगेंड, इसे हाईलाइट करते हैं पिंक से। ओके, पिंक कलर थोड़ा फेड हो जाएगा, इसे हटाते हैं। हाईलाइट करते हैं इसे येलो से। नेचर ऑफ द लिगेंड, इफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड इंक्रीज, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आल्सो इंक्रीज। अब कौन कौन से पाई एक्सेप्टर लिगेंड है उन्हें देखते हैं। लाइक बायपिरिडिन है, 110 फिनोल्फ्थ्रोलिन है, साइनाइड है, ये है आपका कार्बोनिल है, पायराजिन है। ये सारे के सारे पाई एक्सेप्टर, इनकी नेचर ज्यादा रहता है। अगर ये आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्रीज होते हैं तो आपकी रिएक्शन रेट इंक्रीज रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन हम देखते हैं, अरेंज द रिएक्शन फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख लेते हैं। जो पहला है ए FeH2O6 2+ एंड 3+। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप से लिखे हुए? शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए। इट मीन एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ये सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के एग्जांपल है। एक कॉम्प्लेक्स है H2O6, इसके पोर्शन को आप लिख सकते हो 2+, और सेकंड यही कॉम्प्लेक्स है FeH2O6, इसके ऊपर 3+ चार्ज है। ठीक है। तो इस टाइप से इसे अगर आपको इसे बड़े फॉर्म में लिखना है, यानी ओपन फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे इस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं कि FeH2O6 2+ की रिएक्शन FeH2O6 3+ में हो रही है। इसके लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है K1, हाई स्पिन आपका रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन है। बायपिरिडिन के लिए लो स्पिन एंड फिनोल्फ्थ्रोलिन के लिए कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन बन रहा है। तो बी कॉम्प्लेक्स Fe बायपिरिडिन ये आपका है 3 मॉलिक्यूल है। क्यों?
क्योंकि जो बायपिरिडिन रहते हैं वो बायोइडेंटिटी लिगेंड है, 3 मॉलिक्यूल 3 into 2 6 कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा। इसी तरह फिनोल्थ्रेलिन भी आपकी क्या रहता है, बायोइडेंटिटी लिगेंड रहते हैं, तो 3 into 2 6 इसका भी कोऑर्डिनेटेड रह जाएगा, 2 + 3 +। तो सभी में सेम क्या, सेंट्रल मेटल आइटम सभी में सेम है, लाइक Fe Fe Fe। चेंज क्या हो रहा है, लिगेंड चेंज हो रहा है, दिस H2O 6 बायपिरिडिन एंड फिनोल्थ्रेलिन। तो लिगेंड का नेचर कैसा है वो देख लेते हैं। तो नेचर ऑफ द लिगेंड रेट को डिफेंड या अफेक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन दे रखा हमने हेयर, 3 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे था A, दिस वन A कॉम्प्लेक्स था, ये B और ये C। तो तीनों कॉम्प्लेक्स का 1 by 1 देखते हैं कि पहले कॉम्प्लेक्स में FeH2O बॉन्ड लेंथ है, सेकंड में Fe बायपिरिडिन, थर्ड में Fe फिनोल्थ्रेलिन। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा रहेगा, H2O के लिए वीक, बायपिरिडिन के लिए मॉडरेट और फिनोल्थ्रेलिन के लिए स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि जो फिनोल्थ्रेलिन है वो मोर चिलेटेड कॉम्प्लेक्स आपको फॉर्म करेगा आयरन के साथ, H2O चिलेट फॉर्म नहीं करता इसलिए वीक है ये। बॉन्ड लेंथ किसकी लार्ज रहेगी, FeH2O की लार्ज रहेगी, जबकि आयरन फिनोल्थ्रेलिन की स्मॉल रहेगी, और आयरन बायपिरिडिन की सबसे मीडियम रहेगी, यानी मीडियम। डेल्टा जी किसके लिए लार्ज रहेगा, FeH2O के लिए लार्ज और Fe फिनोल्थ्रेलिन के लिए स्मॉल। तो अगर डेल्टा जी स्मॉल तो रेट क्या रहेगा इसके अंदर, फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट या OSM आउटर स्पेयर मैकेनिज्म रेट इसके लिए फास्ट और FeH2O के लिए स्लो। तो कंसेप्ट क्या था अपने पास, कंसेप्ट था कि मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, डेल्टा जी आल्सो डिक्रीज एंड रेट यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट इंक्रीज। तो जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है FeH2O6 2+, ये था आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, H2O वीक लिगेंड है, Fe बायपिरिडिन 3 2+, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बायपिरिडिन और फिनोल्थ्रेलिन दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये लो स्पिन लिगेंड आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और Fe फिनोल्थ्रेलिन 3 2+, ये भी लो स्पिन। तो रेट सबसे ज्यादा किसका रहेगा, इस वाले का, यानी K3 सबसे ज्यादा, फिर K2 एंड फिर K1। तो ये आपका ऑर्डर था। तो ओवरऑल हम पाई एक्सेप्टर जो लिगेंड्स है उनके रेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करें कि अगर पर्टिकुलर लिगेंड में से अगर आपको कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो उसकी रेट ज्यादा होगी कंपेयर टू साइनाइड के साथ, फिनोल्थ्रेलिन के साथ। तो इसी का ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा है। तो कोबाल्ट की पाई एक्सेप्टर नेचर सबसे ये है आपका कार्बोनिल। कार्बोनिल की पाई एक्सेप्टर सबसे ज्यादा रहती है नेचर कंपेयर टू साइनाइड, कंपेयर टू फिनोल्थ्रेलिन, कंपेयर टू बायपिरिडिन, कंपेयर टू एथिलीन डाइएमिन, कंपेयर टू एमीन, कंपेयर टू एक्वा, कंपेयर टू हैलाइड। हैलाइड के अंदर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोड हो सकता है। अब सेकंड फैक्टर है जो OSM को इफेक्ट करता हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की रेट इंक्रीज रहेगी। क्यों, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इंक्रीज हो जाता है। देखते हैं कैसे, इफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीज। क्यों, अब 3D मेटल के लिए मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो रहता है वो आपका लोअर रहता है बट वीक इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। डेल्टा जी लार्जेस्ट इसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट स्लो। जबकि 5D मेटल में मेटल लिगेंड इंटरेक्शन हमको देखा, या बॉन्ड लेंथ नहीं देखना, क्या देखना है, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। मेटल लिगेंड मोर इंटरेक्शन, डेल्टा जी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट फास्ट। 5D के लिए अगर है तो ठीक है, मोर इंटरेक्शन, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट रहेगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते तो आप समझ पाएंगे। लाइक क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ए आयरन बायपिरिडिन 3 2+, 3+, K1 इसका रेट कॉम्प्लेक्स है, रेट कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नहीं कांस्टेंट है, K1 रेट कांस्टेंट है। एंड बी कॉम्प्लेक्स है रुथेनियम बायपिरिडिन 3 2+, 3+, एंड K2 इसका रेट कांस्टेंट। एंड सी कॉम्प्लेक्स है ऑस्मियम बायपिरिडिन 3 2+, 3+, एंड इसका K3 रेट कांस्टेंट है। तो सभी में सिमिलरिटी क्या थी कि जो बायपिरिडिन लिगेंड है वो सभी में सेम है, चार्ज भी सेम है। डिफरेंट क्या आ रहा है इसके अंदर, डिफरेंट है आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम, यानी मेटल चेंज है। वो भी किस ग्रुप के मेटल है, ये एक ही है, डी फैमिली, D8 फैमिली के सारे मेंबर है। किसके मेंबर है, D8 फैमिली में कौन कौन आता है, आयरन,
रुथेनियम, ऑस्मियम। याद रखने का तरीका क्या बताता है, फेरुस, ठीक है, फेरुस, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। तो एन की वैल्यू भी बढ़ रही है, एन की वैल्यू क्या रहेगी, इसके लिए थी 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, ठीक। तो देखिए इफ एन इंक्रीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट इंक्रीज। अब आयरन 3D का मेटल है और ऑस्मियम 5D का मेटल है, तो K3 जो ऑस्मियम से रिलेटेड रेट कांस्टेंट है K3 वो सबसे ज्यादा रहेगा। K3 इज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज ग्रेटर देन K1। तो चलिए टाइप ऑफ ट्रांजिशन कैसा रहेगा। अब जो नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है जो OSM आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को इफेक्ट करता है वो था टाइप ऑफ ट्रांजिशन। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप से अगर उस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं तो रेट ज्यादा रहते हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीज। लाइक अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तो उसके लिए रेट सबसे ज्यादा रहेगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी नील रहेगी यानी कि नहीं रहती या बहुत ही कम रहती है। इज ग्रेटर देन कंपेयर टू पाई टू सिग्मा स्टार इज ग्रेटर देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को हम और बोलते हैं T2G टू T2G स्टार ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एंड पाई टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को कहते हैं T2G टू EG स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार को कहते हैं EG टू EG स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और सारे के सारे क्या रहते हैं, होमो टू लीमो के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, होमो टू लूमो। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आपको दे रखा है रुथेनियम, इसे हम रब करते हैं, ओके दिस वन रुथेनियम NH3 3+ चार्ज है। फिर इसका रिएक्शन करवानी है, रुथेनियम दोनों के अंदर मेटल सेम है यानी कि सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है, सेल्फ एक्सचेंज, ठीक है। तो दूसरे रुथेनियम को हमने स्टार से मार्क किया NH3 इसके ऊपर है 2+ चार्ज। तो रुथेनियम 3+ चार्ज यानी रुथेनियम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट D5 कॉन्फ़िगरेशन D5। अब NH3 आपके पास लिगेंड है, लो स्पिन रहेगा ये, और लो स्पिन इसलिए रहा NH3 लिगेंड के कारण नहीं, ड्यू टू 4D मेटल, 4D एंड 5D मेटल के साथ सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आपके पास क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो रुथेनियम ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, T2G5 EG0 यानी कि जो पाई के अंदर या पाई स्टार के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार में 0। अब यहाँ पे रुथेनियम कैसा है, सेकेंड D6 लो स्पिन T2G6 EG स्टार, तो पाई स्टार में 6 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार में 0। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पाई स्टार 5 टू सिग्मा स्टार 0 के अंदर रहेगा। बॉन्ड लेंथ कितनी है इसके लिए, बॉन्ड लेंथ इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है इसलिए बॉन्ड लेंथ पॉजिटिवली मोर चार्ज है इसलिए बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, 210.4 पिकोमीटर रहेगा। जबकि रुथेनियम स्टार के ऊपर 2+ चार्ज है इसलिए इसके लिए बॉन्ड लेंथ रहेगा 214.4 पिकोमीटर, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, रुथेनियम NH3 2+ चार्ज प्लस रुथेनियम स्टार NH3 3+ चार्ज आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ ये देखना है हमको। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपका हुआ वो हम हाईलाइट करते हैं सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम पाई स्टार ऑफ रुथेनियम NH3 2+ कॉम्प्लेक्स टू पाई स्टार ऑफ रुथेनियम NH3 3+ कॉम्प्लेक्स विदाउट एनी इनपुट ऑफ एनर्जी, यानी कि कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं हुई, बिना गर्म किए या बिना रेडिएशन के या फोटोकेमिकल प्रोसेस के रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो ओवरऑल जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के अंदर, उनको हम शॉर्ट में देखें तो कैसे लिखेंगे, पहले हमें देखना फर्स्ट फैक्टर नंबर फर्स्ट क्या आता है, एक्सेप्टर कैरेक्टर ऑफ द लिगेंड, तो पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर को देखना है। फिर हमें देखना सेकंड फैक्टर एन वैल्यू, यानी एन वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड थर्ड फैक्टर हमको क्या देखना था, टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो ये आपका ट्रांजिशन टाइप था, ट्रांजिशन टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो 3 फैक्टर आपको OSM यानी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के अंदर देखना रहता है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन रेट। अब इसके अंदर तीनों के तीनों कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है।
पहला दे रखा है ऑस्मियम बायपिरिडिन 3+2+, इसके लिए रेट कांस्टेंट है K1। सेकंड कोबाल्ट फिनोल्फ्थ्रेलिन 3+2+, K2 रेट कांस्टेंट। एंड सी है आयरन फिनोल्फ्थ्रेलिन 3+2+, रेट कांस्टेंट है K3। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसके लिए? कंसेप्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज होगा, पहले कंसेप्ट था, तो रेट भी क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो गया, और सेकंड उससे पहले जो रहता है कंसेप्ट वो क्या रहता है आपका? नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड जो कि हमने बाद में लिखा है यहाँ पे, पाई एक्सेप्टर नेचर इंक्रीज, रेट इंक्रीज। तो पहले आप लिगेंड के पाई एक्सेप्टर नेचर के अकॉर्डिंग इसे फिल कीजिए या अरेंज कीजिए। तो फिनोल्फ्थ्रेलिन एंड बायपिरिडिन में आपका अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है? ऑस्मियम का ज्यादा है। देख लेते हैं, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, और ये रहता है उसके बाद फिर कोबाल्ट, फिर रहता है रोडियम एंड इरिडियम। तो देखिए ये है आपका 3D मेटल, ये आपका 4D, ये 5D। तो जो आपका ऑस्मियम है वो N कितनी है इसके लिए? 5। तो 5 वाला सबसे ज्यादा, यानी कि जो ऑस्मियम से कनेक्टेड रेट कांस्टेंट K1 सबसे ज्यादा रहेगा। अब इसकी तो बात हो गई, बचे कौन से? 2, कोबाल्ट एंड आयरन। तो कोबाल्ट एंड आयरन जो है वो दोनों के लिए इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है दोनों के लिए। देख लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों के लिए सेम है। ये इसको यहां से हाईलाइट करते हैं। चेंज क्या हो रहा है इसके अंदर? चेंजिंग आपका हो रहा है, लिगेंड भी दोनों के लिए सेम है। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, लिगेंड भी सेम है। तो कौन मोर फास्टली रहेगा? तो जिसके लिए जेड इफेक्टिव इंक्रीज इंप्लाइज रेट, उसके लिए क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा रहेगा? तो कोबाल्ट का। क्यों? क्योंकि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज रहता है, साइज डिक्रीज रहती है, और अप टू डाउन जाते हैं तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज, साइज इंक्रीज। तो जिसके लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा है दोनों में से, उसके लिए रेट कांस्टेंट ज्यादा रहेगा। तो K2 इज ग्रेटर देन K3। दोनों के लिए लिगेंड सेम है, इसलिए इसके लिगेंड कंपेयर करके नहीं बता सकते। तो इस टाइप से जो आपका एक्चुअल ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3, ये आपका रहेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन रेट। कॉम्प्लेक्स ए है कोबाल्ट, EN यानी एथिलीन डाइएमिन, बाइडेंटेड लिगेंड है तो 3 मॉलिक्यूल है, 3 2 6, यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन इसका रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 3+2+, और रेट कांस्टेंट है K1। सेकंड कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 6, 3+2+, K2 रेट कांस्टेंट। एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स है आयरन CN6, 3+2+, K3 रेट कांस्टेंट। देख लीजिए, पहले जो डिफरेंट मेटल भी है, मेटल कौन कौन से? आयरन एंड कोबाल्ट, दोनों के दोनों 3D मेटल है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। अब है इसके अंदर डिफरेंट क्या है? नेचर ऑफ लिगेंड तीनों के तीनों डिफरेंट है। पहला है आपके पास EN NH3 CN, तो पाई एक्सेप्टर नेचर देख लीजिए, पाई एक्सेप्टर नेचर इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट इंक्रीज। तो कौन सा पाई एक्सेप्टर ज्यादा रहता है? साइनाइड के सबसे ज्यादा, कंपेयर टू EN एथिलीन डाइएमिन से, कंपेयर टू NH3। तो आपके पास ऑर्डर क्या रहेगा? K3 इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा साइनाइड के लिए, तो K3 इज ग्रेटर देन K1 दिस EN के लिए, एंड इज ग्रेटर देन K2। तो ये आपका क्या आया? आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको सारे जो फैक्टर्स है उनको अप्लाई करके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर यहीं पे अब पूरा होता है। चलते हैं हम लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक स्टडी किए। ओके, तो लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने क्या स्टडी किया? हमारा मेजर टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये 2 टाइप की थी, इसके बारे में हमने स्टडी किया। इनर स्फीयर मैकेनिज्म ISM एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म OSM, और इन दोनों को इफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में हमने स्टडी की। तो ओवरऑल इसमें से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन एक पार्ट C के अंदर JRF नेट के एग्जाम में मिलेगा। तो सभी व्यूअर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे।
तो जो व्यूअर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर किसी टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर पार्ट में आपको कोई डिफिकल्टी है तो हमें कमेंट कीजिए या हमें ईमेल के द्वारा आस्क कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 23 से हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 24 में। देख लेते हैं लेक्चर 24 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर 24 में हम स्टडी करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही थर्ड टाइप रहेगा अपना रिमोट अटैक रिएक्शन, एंड अदर टॉपिक रहेगा हमारा मार्कस एंड हुस रिलेशनशिप फॉर रेट कांस्टेंट इन क्रॉस रिएक्शन। यानी क्रॉस रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट की एक इक्वेशन है जिसमें से कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्टडी हम करेंगे लेक्चर 24 में। तो लेक्चर 23 को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं लेक्चर 23 को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं लेक्चर नंबर 24 में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।